Good morning, everyone. Today our topic is anemia. अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोग एसके हॉस्पिटल बहादुरगंज से आपको अनीमिया के बारे में कॉज एंड ट्रीटमेंट दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. पर्टिकुलरली अनीमिया इन यंग गर्ल्स. जब लड़कियां 13-14 साल की होती हैं, 10 से 13 साल में उनका पहला पीरियड आ जाता है और उसके बाद आप जनरली देखेंगे कि लड़कियों में अनीमिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. बहुत ज़्यादा. तो अब हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे. मेरे साथ डॉक्टर खुशी हैं, ये आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगी और आगे हम लोग इस टॉपिक को बढ़ाएंगे. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. वेलकम टू माय चैनल योर गायनेकोलॉजिस्ट. आज हमारे बीच में है डॉक्टर अलका राय जी, जिनसे हम अनीमिया पे बात करेंगे कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो होती हैं वो यंग एज की लड़कियां होती हैं जो कि 12 से उनका जो पीरियड है, कभी कभी 10 साल से पीरियड भी स्टार्ट हो जाते हैं. स्कूल गोइंग जो बच्चियाँ होती हैं उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपना जो खान पान है, जो रहने का शैली है और कुछ तो उनकी लाइफस्टाइल जो वो फॉलो करती हैं, उस लाइफस्टाइल में उनको ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि वो इन चीज़ों को पहचान नहीं पाती हैं. फिर अर्लियर एज में उनको समझ में नहीं आता है, फिर बाद में उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट उस टाइम में करना होता है, कर पाती हैं वो, जबकि वो बिल्कुल सब कुछ ख़राब हो गया होता है. तो आज हम इसी टॉपिक पे डॉक्टर अलका राय जी से बात करेंगे कि अनीमिया को हम कैसे पहचानें कि हमारे बॉडी के अंदर खून की कमी है या स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, कॉलेज गोइंग बच्चियां हैं, तो वो इन चीज़ों को कैसे अच्छे से इन टॉपिक पे अपने आप का खास ख्याल रखें, ध्यान रख पाएँ, अपने खाने पीने को सुधार के, अपने डाइट्स को सुधार के, कि जिससे उन्हें आगे इस चीज़ का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जितनी हमारी बेटियां हैं वो कल की भावी माँ हैं, और अगर वो अपने शरीर को ही नहीं संभाल पाएंगी तो बच्चे कैसे पालेंगी. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बेटियों का खास ध्यान दें, पर्टिकुलरली उस एज ग्रुप में जब पीरियड शुरू होते हैं. पीरियड्स के बारे में उनके साथ एक ओपन डिस्कशन करना, ये एक डॉक्टर का भी धर्म है, माँ का भी धर्म है और टीचर का भी धर्म है, क्योंकि यही 3 लोग हैं जो हमारी बेटियों को जानकारी दे सकते हैं कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें. अब अगर हर महीने हमारे शरीर से खून जा रहा है जो कि कहीं भी 60 ml से लेके 200 ml तक हो सकता है, तो हम लोग अगर इतना ब्लड लूज़ करते हैं, अगर हमारा आहार पौष्टिक नहीं होगा तो कभी भी हमारा हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा. और हमें ये सोचना है कि जो लड़की कल माँ बनने वाली है उसका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम तो होना ही नहीं चाहिए. और आप कैसे पहचानेंगे कि हमारी बिटिया अनीमिक हो रही है? तो वो चेहरा दिखाता है. अगर चेहरे, आँखों के नीचे काले धब्बे हैं, अगर चेहरे के स्किन पे ग्लो नहीं है, अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि खून की कमी है. और इस खून की कमी को पूर्ति करने के लिए हमें ठीक आहार लेना होता है. अब आहार में मेन चीज़ हर किसी को पता है कि अनीमिया में अनार और चुकंदर खाना है. मोस्ट ऑफ और एनीमिया का नाम लेते ही लोग चुकंदर और अनार का नाम लेते हैं कि हम चुकंदर खा लेंगे तो हमारा एनीमिया कम हो जाएगा या अनार खा लेने से कम हो जाएगा, बट कि उनको प्रॉपर एक डाइट लेना होता है जो कि आपको हमेशा फॉलो करना होता है. जी, तो चुकंदर और अनार सिर्फ हीम बनाएगा. ग्लोबिन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए और मैक्सिमम हिस्सा हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन है. और अगर डाइट में प्रोटीन ना हो तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. तो प्रोटीन हमें, अगर वेजिटेरियन हैं हम और अगर हम रोज़ मीट नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, तो भी हमें वेजिटेरियन ही गिना जाएगा. तो हमारी डाइट में रोज़ क्या क्या होना है उसके ऊपर ध्यान देना है. दोनों टाइम दाल अच्छी तरह से घी डाल के 1-1 कटोरा पिएंगे, उसके बाद रोटी सब्जी खाएंगे. तो खाने में हम लोग दोनों टाइम दाल अच्छी तरह से घी डाल के पिएंगे, 1-1 कटोरी, दोनों टाइम दूध, और 100 ग्राम चना सुबह, 100 ग्राम मूंगफली शाम को. ये रोज़ की डाइट होनी चाहिए एक वेजिटेरियन में. अगर आप अंडा खाते हैं तो दोनों टाइम दाल, दोनों टाइम दूध और 2 अंडा प्रतिदिन खाएं एवरीडे. और अगर आप मीट मछली खाते हैं
तो भी 2 अंडा और मछली, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका जानवर जितना बड़ा होता जाता है उतना उसमें चर्बी बढ़ती जाती है और उसमें फ़ायदा कम होता जाता है। मसल और चर्बी में उतना फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए जितना छोटा जानवर हो उतना फ़ायदेमंद। तो अंडा, मछली, मैक्सिमम मुर्गी, उससे बड़ा जानवर आपको बहुत फ़ायदा नहीं देगा। तो आपके डाइट में अब जब हम वेजिटेरियन होते हैं तो एनिमल प्रोटीन की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है आपके डाइट को बैलेंस करने के लिए। एनिमल प्रोटीन वेजिटेरियंस को कहाँ से मिलेगा? दूध, दही और घी से। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि घी खाना अनफैशनेबल है, सूखी रोटी खाना फैशनेबल हो चुका है। लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से हम मोटे हो जाएंगे। तो घी कितनी अमाउंट में हमें खाना चाहिए कि जिससे हम मोटे भी ना हो और हमारा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है या हेल्दी फैट का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाए? आप घी उतना आज की डेट में खा ही नहीं सकते। पुराने ज़माने में जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी और बच्चा होता था, कनस्तर के कनस्तर घी खिलाया जाता था, लेकिन उस टाइम पे वो लड़कियां पचा लेती थी क्योंकि वो जाता चलाती थी, फिज़िकल वर्क बहुत था। अब हमारे यहाँ फ़िज़िकल लेबर नहीं रहा तो हम उतना घी पचा ही नहीं सकते, लेकिन दाल में पर्याप्त घी, रोटी में घी लगा के आपका जो कुकिंग मीडियम है, कृपया रिफाइंड ऑयल छोड़ दें। आज की डेट में तो उसको कैंसरस भी माना गया है। तो रिफाइंड ऑयल का शौक़ बहुत ख़तरनाक शौक़ है। आपका कुकिंग मीडियम या तो सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, नारियल का तेल और शुद्ध घी, इसके अलावा आपका कुकिंग का कोई और माध्यम होना नहीं चाहिए। तो घी हमें फ़ायदा करता है, वो हमें एनिमल प्रोटीन देता है। और आसपास पूछ लीजिएगा, जितनी मोटी महिलाएं मिलेंगी मैक्सिमम आपको यही पता चलेगा कि वो घी नहीं खाती हैं, आलू और रोटी से मोटी हो रही हैं। तो रोटी, आलू और चीनी आपको मोटा करता है, घी बहुत मोटा नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ऐसे लोगों को शेयर करें